चलो भाई। तो जो हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं उसका नाम है सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोडिंग की ए बी सी डी सी लैंग्वेज से शुरू होती है, आप ये समझो। इसीलिए BCA में पहले सेमेस्टर में आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती, BTech में पहले सेमेस्टर में सी लैंग्वेज है ना। तो सी लैंग्वेज आधार है सभी कोडिंग लैंग्वेज का। तो हमको सी लैंग्वेज सीखने का मतलब क्या है कि लॉजिक लगाने की समझ सीखनी है, और सिंटेक्स लिखा कैसे जाता है ये सीखना है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का ये दो ही मतलब है, लॉजिक कैसे बनाएंगे और उसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। लॉजिक हर लैंग्वेज में सेम होंगे, ठीक है, और जो सिंटेक्स है वो हर लैंग्वेज का अलग अलग होगा। समझ में आई बात। तो चीज़ों को शुरू किया जाए। तो जैसे एक पहला कोड है, ये हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि हम चाह रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट में नंबर यूजर से इनपुट करा लें। ठीक है, तो 5 वेरिएबल बना लेंगे हम, इसमें यूजर से वैल्यू ले लेंगे। ये वैल्यू किससे ले रहे हैं हम लोग? यूजर से। तो जो भी तुम्हारा वैल्यू लिया है उसको फाइनली हम फिर सम करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे और ये प्रिंट करा देंगे। ये दोनों जो वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो यूजर से नहीं लेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब वन बाई वन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन आप देखो, उसके आगे लिखा है इंट मेन। ओके, तो जब भी सी लैंग्वेज होती है उसमें कंपाइलर जो होता है वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? मेन फंक्शन। अब फंक्शन किसे भी कहेंगे? कोई भी नाम जिसके आगे इस तरह के ब्रैकेट दिखेंगे उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। बात समझे? तो हमको ऐसे फंक्शन कहाँ पे दिख रहे हैं? देखो, स्कैनफ दिख रहा है, फंक्शन है कि नहीं है? और देखो, मेन एक फंक्शन है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है। बात समझे? तो ये जो फंक्शन हमने यूज किए, ये तीनों जो फंक्शन है वो हमारे पास हैं, मतलब सी लैंग्वेज ने हमें दिए, हमको इनको बस यूज करना है। ओके, तो जब भी सी लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे तो किस फंक्शन से करेंगे? मेन फंक्शन से। ठीक, अब ये मेन फंक्शन कोई ना कोई हमको आउटपुट देगा। ठीक है, तो आउटपुट जो देगा वो इन तीन चीज़ों में देगा, या तो इंटीजर में देगा, या तो फ्लोट में देगा, या तो कैरेक्टर में देगा। ठीक है, जो भी आउटपुट है इन्हीं तीनों में से होगा। ओके, तो इन्हीं तीनों को हम कहेंगे डेटा टाइप। क्या कहेंगे? डेटा टाइप या प्रोटोटाइप। डेटा टाइप बोले या प्रोटोटाइप बोले, बात सेम है, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर। अब इसको दिखाने के लिए इंटीजर को सिंबल यूज होगा %d डेसिमल। फ्लोट को दिखाने के लिए सिंबल यूज होगा %f माने फ्लोट। और करेक्टर को दिखाने के लिए सिंबल यूज करेंगे %c। ओके, जो इंटीजर होगा वो मेमोरी में या तो 2 बाइट जगह खाएगा या तो 4 बाइट जगह खाएगा। मेमोरी में कितनी बाइट जगह खाएगा? या तो 2 बाइट या तो 4 बाइट। पुराने कंपाइलर्स में 2 बाइट, नए वाले कंपाइलर्स में वो 4 बाइट जगह खाता है। फ्लोट में 4 बाइट की जगह यूज होती है। फ्लोट कितने बाइट जगह खाता है? 4 बाइट। ठीक है, और कैरेक्टर कितने बाइट जगह खाता है? 1 बाइट। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब देखो, पहली लाइन में हमने सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा। मेन क्या है? फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा उसके लिए हमने एक डेटा टाइप ले लिया है कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा या तो इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर में से कोई एक आएगा। तो ये डेटा टाइप को हम दिखा देते हैं। ये लिखने का सिंटेक्स हो गया, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब इसकी जगह कहीं कहीं वॉइड लिखा होगा। जहाँ ऊपर इंट लिखा है वहाँ पे कहीं से बुक में आपको वॉइड लिखा मिले, तो जिस बुक में आपको वॉइड लिखा मिलेगा उस बुक में यहाँ नीचे रिटर्न वाली लाइन में गेट ch लिखा होगा। ठीक है, ये सिंटेक्स अपने पुराने कंपाइलर में यूज होता था जिसे कहते थे टर्बो सी। ठीक है, और ज़्यादातर किताबें जो लिखी गई हैं वो टर्बो सी के भी आप पे लिखी गई, इसलिए उसमें ये सिंटेक्स को कहते हैं। तो अगर हमको उस सिंटेक्स में लिखना है तो इंट की जगह वॉइड कर देंगे और रिटर्न की जगह गेट ch कर देंगे, बस इतना अंतर है। अगर इस सिंटेक्स में लिखना है तो इंट लिखा है तो नीचे रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, तो यही वाला सिंटेक्स आप फॉलो करेंगे हर जगह जो अभी हमने स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, कोडिंग करते समय। अब उसके बाद हमने क्या लिखा देखो, हमने कहा ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है ना, और इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दिया। तो इन ब्रैकेट्स को कहा जाता है स्कोप। क्या कहते हैं? तो स्कोप ऑफ द फंक्शन। स्कोप ऑफ द फंक्शन का मतलब हुआ कि जो मेन फंक्शन है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं कोई लाइन लिख देता हूँ तो इसको एरर काउंट करेगा, वो मेन के रीजन में नहीं है, वो मेन का स्कोप नहीं। ठीक है, समझ गए?
आगे देखो, अब फिर मैं लिख रहा हूँ अगली लाइन। उस लाइन में मैंने लिखा इंट, माने हम जो भी वेरिएबल लेने जा रहे हैं वो किस तरह के होंगे, इंटीजर। इंटीजर लेने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह देता हूँ 10.5 तो वो सिर्फ 10 को कंसीडर करेगा, 0.5 को कंसीडर नहीं करेगा। अगर 10.5 हमें पूरा लेना है तो इसको हमें फ्लोट में लेना पड़ेगा। इंटीजर और फ्लोट का डिफरेंस समझ में आ गया। इंटीजर में आपके पूर्ण संख्याएं आएंगी, पूरे पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आगे देखो, तो अब हमने कहा इंट पी सी एम एच ई टोटल, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि 5 वेरिएबल लिख रहे हैं। जैसे हमें चाय पीनी है तो चाय पीने के लिए हमको क्या चाहिए, कुल्हड़ चाहिए। तो चाय हो गई वैल्यू और कुल्हड़ हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो अब अगर हम यूजर से नंबर लेना है तो किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल हमने मान लिए पी, ये सी, ये एम, ये एच और ये ई, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल हो गए जिसमें हम कोई वैल्यू लेंगे, ओके। फिर एक वेरिएबल हमने टोटल ले लिया, तो एक वेरिएबल ये है, इसका नाम हमने टोटल रख लिया, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे वेरिएबल हैं, इंटीजर, माने इनमें जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर टाइप का नंबर आएगा, ओके बेटा। फिर देखो अगली लाइन में हमने लिखा फ्लोट, माने एक वेरिएबल हमने पर नाम का लिया, इसमें हमने क्या निकाला, फ्लोट। ये वेरिएबल कैसा मान लिया है, फ्लोट। फ्लोट होने का मतलब इसमें पॉइंट वैल्यू भी कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि हम इसमें परसेंटेज निकालने वाले हैं। परसेंटेज किस में होना चाहिए, हमारा पॉइंट वैल्यू में, इसलिए हमने उसको फ्लोट में ले लिया। तो वो अलग से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीजर एक साथ ले लिए, फ्लोट एक साथ ले लिए। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हमने ये बताया कि हम अपने प्रोग्राम में इतने वेरिएबल यूज करने वाले हैं। इन केस अगर कुछ और ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें हम बढ़ा लेंगे, नहीं पड़ी तो इतने से हमारा काम हो जाएगा। आगे देखो, फिर अगली लाइन में लिखा है प्रिंट। प्रिंट माने छापो, प्रिंट करो। एफ का मतलब है फॉर्मेट। प्रिंट एफ फंक्शन का मतलब हो गया कि प्रिंट करो एक फॉर्मेट को। वो फॉर्मेट कौन सा होगा, जो इन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा गया है। अब इन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में तुम क्या लिख रहे हो, उसको सी कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं। जो तुमने यहाँ लिख दिया वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे नाम अपना लिख दोगे, नाम प्रिंट कर देगा। अगर कोई बुक का नाम लिख दोगे, बुक का नाम प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम का नाम लिख दोगे, प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। गालियाँ लिख दोगे, गालियाँ प्रिंट कर देगा। कंपाइलर वो नहीं समझ पाता कि तुमने क्या लिखा है, बस वो ये देखता है जो मैसेज तुमने यहाँ दिया है वो मैसेज प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम है, प्रिंटफ फंक्शन का काम ये है कि जो आपने लिखा है वो मैसेज एज इट इज वो डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। जैसे हमारी मान लो स्क्रीन है और ब्लैंक स्क्रीन आ रही है तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा है। इसलिए जैसे अब गेम होता है तो गेम में लिख के देते हैं ना, इंटर द प्लेयर नेम, तो हम समझ पाते हैं अच्छा यहाँ पे हमको प्लेयर का नेम डालना है। और आगे बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम वैल्यू लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे हमने खाली एक मैसेज दे दिया कि यूजर जब ये रन कराए तो वो देख ले कि भाई यहाँ पे इंटर योर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, मैंने 5 सब्जेक्ट में उसे नंबर डालने हैं, हाँ या ना, बस इसलिए है। अब जो नंबर वो डाल रहा है वो लेने के लिए तुम्हें कोई वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल हम लोगों ने पहले से बना के रख लिए, ठीक है। अब यूजर से जब वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए अलग फंक्शन है स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन का काम क्या है, यूजर से वैल्यू को लेना। स्कैनएफ का काम क्या है, यूजर से वैल्यू को लेना। तो हम जब भी कहें तुम्हें यूजर से वैल्यू लेनी, तुम्हारे दिमाग में कौन सा फंक्शन आना चाहिए, स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है। अब स्कैनएफ को लिखा कैसे जाता है उसको समझाने के पहले थोड़ी सी एक गणित समझ लो। जैसे हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, ब्लॉक की फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पे लिया पी, तो मान लो पी वेरिएबल यहाँ सेव हो गया। फिर हमने लिया सी, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ एम हो गया। तो ये अलग अलग प्लेस पे जाके सेव हो सकता है लाइन से सेव हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग मेमोरी में सेव हो रहा हो, ठीक है। तो जितनी ये मेमोरी होती है इन सब का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे आप कहीं अपने घर में रहते हो तो आपका घर है तो उसका एक एड्रेस होगा, आप वैल्यू हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर P हमारा रह रहा है, मान लिया हमने P की वैल्यू मान ली 10, P की वैल्यू कितनी मान ली 10, तो P वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे क्या पहुँच जाएगा 10। अब ये 10 का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, है ना, कोई ना कोई एक मेमोरी एड्रेस होगा जो हेक्सा फॉर्म में होगा, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि P जो स्टोर हो रहा है वो किसी एड्रेस पे स्टोर हो रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। मेमोरी में कोई पता होगा, उस पते पे वो वैल्यू स्टोर हुई होगी,
पॉइंट क्लियर। अब पते को दिखाओगे कैसे, तो हम कहेंगे एड्रेस ऑफ एम। तो जब हम कहेंगे एड्रेस ऑफ एम, तो इसका मतलब है एम का जो एड्रेस है उस पर वैल्यू जानी चाहिए। आगे बात समझ में, हाँ या ना। मेमोरी में एक हमको वैल्यू अलॉट हुई, वैल्यू का कोई एड्रेस हुआ, उस एड्रेस को दिखाने के लिए हम एंड एम परसेंटेज का साइन लगाएंगे। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ये साइन हमें एड्रेस बताता है। क्या बताता है? एड्रेस। ओके। इसी तरह वैल्यू बताने वाले साइन का ये होता है, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ, इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ। ये वाला क्या है? वैल्यू ऑफ, ये क्या है? एड्रेस ऑफ। ठीक है। तो अब स्कैन एफ वाली लाइन को समझो। तो हमने कहा स्कैन एफ माने यूजर से वैल्यू लो। ठीक है, यूजर से वैल्यू लो। अब किसकी वैल्यू लो? तो हमने इंटीजर लिए हैं, लिए ना इंटीजर। कितने चीज़ों की वैल्यू इनपुट करानी? 5 वेरिएबल की, और पांचों की पांचों वेरिएबल इंटीजर हैं। इंटीजर को दिखाने के लिए साइन क्या यूज होता है? परसेंटेज डी। ठीक है, तो तुमने 5 बार क्या लिख लिया? परसेंटेज डी, क्योंकि हमें 5 वैल्यू लेनी है जो पांचों की पांचों इंटीजर हैं, इसलिए हमने 5 बार परसेंटेज डी लिखा। अगर 2 वैल्यू लेनी होती तो हम 2 बार परसेंटेज डी लिखते, हाँ या ना। एक इंटीजर और एक फ्लोट लेना होता तो क्या लिखते? एक बार परसेंटेज डी, एक बार परसेंटेज एफ। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है। तो अब हम कहेंगे वैल्यू यूजर से इनपुट कराओ। तो पहला वेरिएबल कौन सा है, ये कैसे पता चला? हाँ, जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ई को लिख दें तो पहला वेरिएबल ई होगा। समझ गए? तो ये सीक्वेंस जो है वो डिपेंड है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो हम क्या कह रहे हैं? अब स्कैन एफ माने यूजर से वैल्यू लो। वो वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का है जिसका नेम पी है। तो पी के एड्रेस पे जो हम यूजर वैल्यू डाले वो स्टोर करा दो। तो पी का एड्रेस मान लो ये यूजर ने 10 डाला तो 10 को स्टोर करा दो 10। आगे बात समझ में? अगला क्या है? सी। तो सी के एड्रेस पे आप एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दो। अब सी का जो भी एड्रेस है, अगर वहाँ मान लो हमने 20 डाला तो सी के एड्रेस पे 20 स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इसलिए एंड का साइन लगा के लिखना है हमको। तो हम क्या कह रहे हैं? एंड पी, एंड सी, एंड एम, एंड एच, एंड ई, माने पी सी एम एच ई, पांचों वेरिएबल में जो आपने वैल्यू यूजर से ली है वो इनपुट हो गई। ये लाइन डाइजेस्ट हुई भाई? ये सबसे जरूरी लाइन है इस प्रोग्राम में, स्कैनएफ वाली। तो जनरली आप कहाँ गलती करते हैं? जब स्कैनएफ लिखते हैं तो एंड का निशान नहीं लगाते। तो आप याद रखिए, स्कैनएफ फंक्शन जब भी लिखा जाएगा तो उसमें एंड का निशान लगाना कंपलसरी है। ओके, सीधे सीधे रट्टा मान लो, स्कैनएफ लिखोगे तो एंड के साइन के साथ में वेरिएबल लिखोगे। ओके। अब आते हैं टोटल। फिर हमने क्या निकाला? टोटल। तो टोटल भाई निकालने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया, ये वेरिएबल बना लिया टोटल निकालने के लिए। और प्लस का साइन क्या करता है? टोटल निकालता है। माइनस का क्या करता है? माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए इनटू, डिवाइड करने के लिए बटे, और शेषफल निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस। इतने वेरिएबल काम करेंगे अपने। तो अभी हमने प्लस वाले लगाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पी सी एम एच ई, माने इन जो वेरिएबल्स में वैल्यू है वो सारी सम हो जाएगी, है ना, पूरी ऐड हो जाएगी। ऐड होके किस में स्टोर हो जाएगी? टोटल नाम के वेरिएबल में। तो जो भी हमने यहाँ से वैल्यू डाली होंगी, जैसे मान लो 10 20 10 20 10, ये हमने डाला, तो टोटल में कितना आ गया होगा? 70 आ गया होगा। तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई? 70। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगली लाइन में हमने क्या लिखा है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए एक वेरिएबल मानना था पर, जो कि फ्लोट टाइप का था, क्योंकि परसेंटेज जो आएगा वो पॉइंट वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है। तो जो भी टोटल था उससे नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उससे भाग दे दीजिए। अगर आपको पूरा फार्मूला लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल इंटू 100 अपॉन 500। उसको शॉर्ट में हमने लिख दिया टोटल अपॉन 5। ठीक है। तो जो भी परसेंटेज है वो पर नाम के वेरिएबल में आपके सेव हो जाएगा। तो टोटल में टोटल सेव हो गया, और परसेंटेज में जो भी परसेंटेज निकलेगा वो सेव हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो ये वैल्यू अभी तुमको एक वेरिएबल में मिल गई है, प्रिंट थोड़ी ना हुई है। तो प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन है? प्रिंट एफ। इसलिए हमने अगली लाइन में क्या लिखा? प्रिंट एफ, प्रिंट द फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? अब इस फॉर्मेट में सबसे पहले हमने मैसेज प्रिंट कराया, ताकि जो हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो है क्या ये दिखे। तो हमने उसके आगे लिखा टोटल मार्क्स।
ठीक है, तो ये एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब आप कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं, और वो इंटीजर वैल्यू किसकी है, टोटल की। तो टोटल का जो जो भी टोटल होके आया होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके आगे टोटल मार्क्स लिख के आ जाएगा, तो देखने में हमें अच्छा लगेगा। आगे बात समझ में। अब अगर तुम्हारा मन करे इसको नई लाइन में प्रिंट कराना, तो यहाँ स्लैश एन लगा देना। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। ठीक है, अब देखो अगली लाइन में हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ माने प्रिंट करो, इस बार किस फॉर्मेट को, पहले ही तो ये मैसेज प्रिंट करो जो ये लिखा हुआ है, तो परसेंटेज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, एक फ्लोट वैल्यू। और वो फ्लोट वैल्यू किस वेरिएबल की है, इस पर वेरिएबल की। तो पर वेरिएबल में जो भी वैल्यू रही होगी वो परसेंटेज एफ की जगह प्रिंट हो जाएगी। तो लिख के आ जाएगा परसेंटेज बराबर और पर की जो भी वैल्यू है। आगे बात समझ में। अगर इसको भी आपको नई लाइन में प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन लगा दो, तो भी नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर फाइनली सारा काम हो गया, तो हमने कहा रिटर्न जीरो। रिटर्न माने वापस चले जाओ, जीरो को लेके कहाँ चले जाओ, वापस ही, मतलब प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमने मेन फंक्शन को कॉल करा दिया कि भाई अब हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आ जाए। आगे बात समझ में, हाँ या ना, कुछ पल्ले पड़ा। ये वाला आप लोग समझ लेना, प्रोग्राम बना के देख लेना। किस कंपाइलर पे बनाओगे, डेव सी पे बना लेना। ठीक है, डेव सी, जिस पे जो बनाना हो, डेव सी पे बनाना, डी एफ सी पे, बी एस कोड पे बनाना, बी एस कोड पे। जिसका कुछ ना हो तो ऑनलाइन भी रन हो जाता है। आप लिख देना सी, गूगल पे जाना, लिखना सी ऑनलाइन कंपाइलर, कंपाइलर आ जाएगा। आप डायरेक्ट टाइप कर दो, प्रिंट हो जाएगा। कैसे चाहो वैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, प्रोग्राम से भी हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप प्रिंट कराना चाहें उससे प्रिंट हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है। हम्म। हाँ, नहीं ये चीज़ फिक्स नहीं है कि वो लाइन वाइज ही स्टोर होगा। हाँ। हाँ। हाँ, अगर देखो इस पे है, जैसे हमने यहाँ परसेंटेज डी, यहाँ परसेंटेज एफ लिखा, और यहाँ पे लिखा पी, यहाँ पे लिखा पर। ठीक है, तो पहले आपको इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने परसेंटेज डी पहले लिखा है। और फिर आपको फ्लोट वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि परसेंटेज एफ बाद में लिखा है। ठीक है। हाँ, और ठीक है, इतना आ गया ना समझ में, कोई समस्या। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम आप बना लेंगे ऐसा मुझे पता है, क्योंकि सिंपल प्रोग्राम है, आप बना लेंगे। अब हम लोग प्रोग्राम बुलाते हैं स्वैपिंग का। किसका, स्वैप प्रोग्राम क्या है कि हमने दो वैल्यू ली। एक वैल्यू है हमने ए में लिया 10 और बी में लिया 20। समझ में आ गई बात, ए में 10 है, बी में 20 है, और कहा गया ए को 20 कर दो और बी को। तो आप पहले अपना दिमाग लगाओ कैसे होगा। तो दो कुर्सी हैं, उस पर एक एक बच्चा बैठा है। अब हमें इनको स्वैपिंग करनी है, तो हम एक खाली कुर्सी लेंगे, पहले एक को उठा के उस खाली कुर्सी पे बैठाएंगे। ठीक है, फिर जो दूसरा है उसको उठा के पहले वाले की सीट पे बैठा देंगे। ठीक है, फिर इस जो खाली कुर्सी पे बैठा था इसको उठा के दूसरे की सीट पे बैठा देंगे। हो गई स्वैपिंग। तो वो खाली कुर्सी हम बना लेंगे एक नया वेरिएबल, इसका नाम मान ले रहे हैं टेम्प। टेम्प माने टेम्परेरी। ठीक है, टेम्प माने टेम्परेरी। कितना लेटर का नाम तुम लिख सकते हो, मैक्सिमम 8 डिजिट का। ठीक है, लेटर का नाम जो है 8 डिजिट से बड़ा नहीं लेना कोई भी। ठीक है, और कुछ याद रखो कि जैसे ए के बाद अंडरस्कोर बी, तो ये वैलिड है वेरिएबल, ये वेरिएबल वैलिड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। वेरिएबल का नाम ए डॉट बी बराबर 10, ये नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, वेरिएबल का नाम ए अंडर स्कोर बराबर 10 हो सकता है। वेरिएबल का नाम अंडर स्कोर ए बराबर 10 नहीं हो सकता, माने स्पेशल सिंबल पहले नहीं आ सकता, वेरिएबल के बाद में आ सकता है। ठीक है, डॉट नहीं चलेगा वेरिएबल के नाम के लिए, डैश नहीं चलेगा वेरिएबल के नाम के लिए। समझ में आ गई बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो प्रोग्रामिंग के साथ हम पढ़ाते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता रहता है, ऑब्जेक्टिव में आता रहता है ये सब। ठीक है, तो स्वैप हमको करना है, तो हमने क्या किया, एक टेम्प नाम का टेम्परेरी वेरिएबल लिया। ओके, तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करा दो। तो टेम्प में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं,
आया ना। फिर एक उठा के बी में सेव कर दो, तो इसमें कितना चला गया, 10। ओके, ये उल्टा कर दिया, इधर इधर इसको इधर करना है, हाँ इधर हमने 20 किया, क्या किया 20, इधर इसको उठा के फिर इधर कर दिया 10। तो पहले क्या था 10 और 20, अब क्या हो गया 20 और 10। ठीक है, अब ये प्रोग्राम कैसे बनेगा जल्दी से बताओ, इंट मेन, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, इंट बोलते जाओ, ए कॉमा बी कॉमा टेम्प, जितने वेरिएबल हैं उनके पूरे नाम, ठीक है। सबसे पहले मैसेज दोगे प्रिंट एफ इंटर टू वेरिएबल वैल्यूज, इंटर टू वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज तो यूजर से इनपुट करा लो, स्कैन एफ परसेंटेज डी क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर हैं। फिर लिखोगे कॉमा एंड ए एंड बी, तो दोनों की वैल्यू तुमने यूजर से इनपुट करा ली। अब एक मैसेज दे देखते हैं ताकि ये पता रहे कि पहले क्या वैल्यू है, तो हमने यहाँ मैसेज दिया बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले वैल्यू क्या थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट एफ, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू परसेंटेज डी, ओके, कॉमा, इसी के आगे फिर कंटिन्यू में लिख रहे हैं सेकेंड वैल्यू अंडर स्कोर परसेंटेज डी, ठीक है। क्या उसी लाइन में ना, पूरे में, पूरा एक ही लाइन में लिखा है मैंने, कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। तो जो स्वैपिंग से पहले वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगी, माने ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 200 है, तो 100 और 200 प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, हाँ इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग के लिए खाली कुर्सी चाहिए, टेम्प, टेम्प बराबर ए, तो टेम्प में कितना आ गया ए में कितना आ गया बी, और बी में कितना आ गया टेम्प से, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो अब स्वैपिंग हो गई, तो स्वैपिंग हो गई उसके बाद वैल्यू क्या बनी, तो फिर से लिखना प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग, ये वाला जो कोड है इसको फिर से लिख देना पूरे को, यहाँ पे लिख देना बिफोर स्वैपिंग की जगह आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। तब जब इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार 200 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, माने स्वैपिंग हो गई, ये वाली लाइन फिर से लिखोगे। फाइनल जब सब कुछ लिख लेना तो लिखना रिटर्न 0, आई बात समझ में, तो स्वैपिंग होके आ जाएगी। हम्म, हाँ हमेशा लिखना पड़ेगा क्योंकि जब भी ऊपर इंट लोगे तो नीचे रिटर्न 0 लिखोगे, ठीक है। हाँ रिटर्न मतलब खत्म यहाँ से प्रोग्राम। हर लाइन के बाद ये वाला निशान लगाते हैं, ये वाला निशान लगाते हैं ना हर लाइन लिखने के बाद, मेन में नहीं लगाते, मेन अगर टर्मिनेट, इस लाइन का मतलब होता है टर्मिनेट, ये जो मार्क है इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है यहाँ शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई, अब जो अगली लाइन लिखेंगे वो फ्रेश लाइन है, इसका पिछली लाइन से लेना देना नहीं है। अगर मेन फंक्शन को टर्मिनेट कर दिए तो इसका मतलब है तुम गेट यहीं बंद कर दिए, तो आगे जाएगा ही नहीं, बात समझे, स्कोप में जाएगा ही नहीं अंदर, इसलिए मेन फंक्शन कभी टर्मिनेट नहीं करेंगे। जो मोटी बुद्धि लोग हैं इसे समझ लें, जहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा उसके ऊपर वाली लाइन कभी टर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मोटा समझो। अरे छाप क्यों रहे हो, वो तो देख लेना वीडियो यार, ठीक है। वो अभी मैं तुरंत इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तुम देख लेना, ओके। आगे चलो, अगला प्रोग्राम जो आ रहा है, ये तो देखो पूछा उछा भी जाता है कि स्वैपिंग करो, स्वैपिंग करनी तो मैं फिर से विदाउट थर्ड वेरिएबल, ठीक है वही प्रोग्राम है लेकिन इस बार खाली कुर्सी नहीं लेनी। अब कैसे होगी स्वैपिंग बताओ, माने एक वेरिएबल है इसमें ए में 10 है, ठीक है, एक वेरिएबल बी है, बी में कितना है 20, ए में 10 है बी में कितना है 20, और कह रहा है अब स्वैपिंग करो, तो कैसे करोगे देखो, एक लाइन लिखोगे ए बराबर ए प्लस बी,
क्या लिखा मैंने, ए बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 30 हो जाएगी। ओके, फिर मैंने लिखा बी बराबर ए माइनस बी, क्या लिखा, बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, माने 30 माइनस 20 कितनी हो गई, 10। ओके, फिर मैंने लिखा ए बराबर ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, हाँ या ना। तो पहले 10 20 थी, अब कितनी हो गई, 10 20 हो गई ना स्वैपिंग। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये लॉजिक कहीं नोट कर लेना, लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी पूरा सिंटेक्स वही लिखोगे, जैसे पढ़ाया था, इंट फिर मेन फिर सारी चीज़ें, फिर ये बनाओगे। तो ये वाला प्रोग्राम सबका बना देखूंगा मैं, ठीक है। प्रोग्राम बना के आप फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है, फ़ोटो खींच लीजिए अपना, मैं आपसे बस फ़ोटो देख लूँगा, और अगर मेरे मन में कोई डाउट आया तो मैं फिर बनवा लूँगा आपके सामने। ओके, इतनी चीज़ ओके आ गई समझ में, इतने प्रोग्राम तुम बना लेना, ठीक। आगे चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं डिसीजन लेना, ठीक है। डिसीजन, तो डिसीजन क्या होता है, मतलब कोई सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन पे हमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है। कि अगर शादी करनी है तो मिनिमम एज 18 चाहिए, ठीक। वोट डालना है तो एज 18 या 18 से बड़ी चाहिए, डिसीजन है ना। तो जब डिसीजन हम लेते हैं तब वो एक्शन करते हैं फिर हम लोग। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, देखो। तो जब भी डिसीजन आपको लेने हैं तो आपको सी में 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला एक इफ़, दूसरा इफ़ एल्स, है ना, और फिर दिया गया है इफ़ एल्स इफ़। बात समझ में आई, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, ये वाले को, इफ़ एल्स को। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एज नाम का एक वेरिएबल लो, क्या लो, एज नाम का एक वेरिएबल लो, ठीक है। ले लिया आपने एज नाम का वेरिएबल। अगर इसकी वैल्यू 18 या 18 से बड़ी है, 18 या 18 से बड़ी है, तो आप वोट दे सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर ये वैल्यू 18 से माइनस है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं, नॉट एलिजिबल। बात समझ में आई। तो इसमें आंसर एक ही आएगा, या तो आएगा एलिजिबल या तो आएगा नॉट एलिजिबल, आंसर दो नहीं आएंगे, आंसर एक ही आएगा। लेकिन कंडीशन पे डिपेंड है, बात समझ में आई, किस पे डिपेंड है, कंडीशन पे। तो इफ़ स्टेटमेंट लिखते कहते हैं पहले सिंटेक्स, सबसे पहले इफ़ लिखते हैं। तो इफ़ हो गया कीवर्ड, क्योंकि इफ़ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ मतलब हमें किसने दिया होगा, सी लैंग्वेज ने। तो ये इफ़ वाला सब लैंग्वेज में है, जितनी भी लैंग्वेज है उसमें डिसीजन लेने के लिए आपको जो कीवर्ड दिया गया है उसका नाम है इफ़। चाहे आप सी पढ़ो, चाहे आप पाइथन पढ़ो, ठीक है, चाहे आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, सब में इफ़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर इफ़ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाने हैं, ओके। तो अब ये जरूरी नहीं हर लैंग्वेज में ब्रैकेट लगाना हो, जैसे सी में लगाना है ब्रैकेट, पाइथन में नहीं लगाना है ब्रैकेट, ठीक है। तो वो सिंटेक्स हो गया सबका अलग अलग। लेकिन इफ़ जो लॉजिक है इफ़ का, वो हर लैंग्वेज में फॉलो होगा, लिखने का तरीका बदल सकता है। अब जब हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोई भी कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन के दो रिजल्ट आएंगे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इन ब्रैकेट्स के बीच में जो भी लिखोगे वो रन हो जाएगा, बात समझ में आई। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसके लिए आपको एल्स लगाना पड़ेगा। तो फॉल्स होने पे जो भी आप एल्स में लिखोगे वो रन हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो अपने वाले अभी प्रोग्राम में हमको इसी वाली चीज़ का यूज करना है। तो करके देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो इंट लिखा, इंट के बाद हमने एज लिखा, ठीक है। ऊपर वो सब लिख लेना भाई, इंट मेन, ओके। फिर यहाँ पे पूरा ही लिखे हैं यार, चलो ठीक है। इंट एज, प्रिंटफ इंटर योर एज, लिखा दिख रहा है ना, ठीक। फिर हम यूजर से वैल्यू इनपुट करा लें, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एज। तो एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू हमने यूजर से मांग ली। अब वो यूजर जो भी वैल्यू डाल दे वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। अब कंडीशन कैसे लगेगी देखो,
सबसे पहले लिखोगे इफ, माने यदि एज की वैल्यू, अगर जो आपने एज ली है इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 18 है। तो अब इस वाले सिंबल का मतलब समझो कि अगर 18 है तो भी इसमें ट्रू हो जाएगी। अगर इस सिंबल से हम इक्वल को हटा दें, है ना, तो इसका मतलब हो गया 18 से बड़ी, तो फिर 19 से चालू होगी। तो अगर हमें सिंबल को हटा के लिखना है, जैसे चाहते हैं मैं सिंबल का यूज ना करूं, तो आप लिख सकते हो अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 17 है। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्योंकि आप इंट में चल रहे हो तो 17 के बाद अगला नंबर 18 ही होगा, 17.1 या 17 तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो मुझे पसंद है वो ये है कि आप पूरा चीज़ लिखो, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। समझ गए? तो 18 या 18 के बाद की एज डाली गई तो वो आपकी इसमें कवर हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो आप लिखो printf यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप वोटर हैं, वैलिड वोटर, यू आर वैलिड वोटर, कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज है। इन केस ऐसा नहीं है, माने अगर यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो 15 डाल दी, तो अब वो तो वोट नहीं दे सकता। तो उसके लिए आप लिखोगे एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ माने यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ये हुआ मतलब। एल्स का मतलब हुआ नहीं तो, मतलब ऐसा अगर नहीं है तो क्या हो, तो नहीं तो। एल्स का मतलब क्या होता है? नहीं तो। नहीं तो फिर जो यहाँ लिखा है वो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम अपना वो वाला स्टेटमेंट लिख देंगे जो कंडीशन के फॉल होने पे चलना चाहिए। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आगे भी समझ में? और फाइनली हम लिखेंगे रिटर्न 0, फिर इसको प्रोग्राम को बंद कर देंगे। प्रोग्राम ओके, समझ में आ गया? तो अब हम आपको कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं, वो आप लिख के हमको दिखाएंगे। पहला, वो जो बनवाया था तुमसे एज इट इज वही बनवाओगे, तो उसका नाम हम दिए दे रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड वाले में आपको 5 वैल्यू यूजर से इनपुट करानी थी। ठीक है, पी, सी, एम, एच और ई। फिर टोटल निकाल के दिखाना था और परसेंटेज निकाल के दिखाना था। ठीक है, पहला प्रोग्राम आप ये बनाएंगे। दूसरा आप बनाएंगे स्वैपिंग। ओके, अब स्वैपिंग क्या है वो आपको याद ही है। तीसरा प्रोग्राम आप बनाएंगे स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल के बिना। ठीक है, फिर चौथा प्रोग्राम आप बनाएंगे जो कि इफ केस का होगा। इफ केस में क्या क्या है बनाएंगे आप? पहले तो यही वोटिंग वाला। ठीक है, वोटिंग वाला। ओके, फिर आप अगला एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये समझ गए होगे क्या बनने वाला है? ये आपको खुद बनाना है, खाली मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ। आप दो वैल्यू यूजर से इनपुट कराओगे, एक सेलिंग प्राइस, एक परचेज प्राइस। कितने पे खरीदा था, कितने पे बेचा। ओके, तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और कितने का प्रॉफिट होगा? एस पी माइनस से पी पी कर दो। ठीक है, या सी पी ले लो, इसका नाम सी पी से तुम पहचान लोगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर एस पी बड़ा है सी पी से तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा? एस पी माइनस सी पी पे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लॉस होगा, लॉस कितने का होगा? सी पी माइनस एस पी का। तो एक प्रोग्राम आपको अपने आप बनाना है, बाकी चार तो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, इतना बना के आप मुझे दिखाओगे। क्लियर है बात? प्रोग्राम बनाना है, कॉपी में नोट करना है। ठीक है, नोट भी कैसे करना है उसका भी सिंटेक्स समझो। ऊपर आप इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन टाइप करोगे, इसको कमेंट बोलते हैं। तो अगर आप अपने कोडिंग में भी इस तरह से लिख दे रहे हो तो वो लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम पूरा टाइप करोगे, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम रन कराने के बाद। ठीक है, और जो आउटपुट आया है फिर वो आउटपुट लिखोगे। इस तरह से आपको हर प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्राम की हेडिंग माने क्या नाम उस प्रोग्राम का, पूरा प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम रन करा के जो आउटपुट आया है वो आउटपुट भी यहाँ पे लिखोगे। हेडिंग डालोगे आउटपुट,
और वहाँ पे आउटपुट लिखोगे। इस तरह से अभी एक बार बता दिया, अभी रोज नहीं बताऊंगा आपको, हर प्रोग्राम ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं ये 5 प्रोग्राम आज आप हमें बना के दिखा देंगे। ओके, ठीक है।